हेलो दोस्तों, मेरा नाम परम है और मैं क्लास 11th और 12th का इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। इस लॉकडाउन के टाइम में जब आप सभी अपनी स्टडी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही कर पा रहे हैं, मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है कि उनको अपने स्कूल टीचर की ऑनलाइन क्लासेस में कई सारे कंसेप्ट समझ नहीं आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें अपनी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में कंसेप्ट्स को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, मेरी इस YouTube चैनल के ज़रिए ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझा सकूं, जिससे आप घर बैठे अपना कोर्स भी पूरा कर पाएँ और साथ में एग्ज़ाम रेडी भी बन सकें। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूँ कि हमारा मिशन 95 प्लस स्कोर का रहता है, और अगर आप मेरे समझाए गए कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। दोस्तों, मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की रेफरेंस बुक जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है संदीप गर्ग। इसमें दिए गए कंसेप्ट्स बिल्कुल आसान तरीके से समझाए गए हैं जो किसी को भी समझ आ सकते हैं। हर चैप्टर के एंड में दिया गया क्वेश्चन बैंक काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, जो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करता है। इन क्वेश्चंस में आपको पिछले 10 सालों के CBSE बोर्ड में आए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिससे आपको 10 ईयर सैम्पल पेपर की बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको इसी बुक से पढ़ाऊँगा। हम हर एक चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे। हर चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई और रेफरेंस बुक जैसे ओरी जैन, ID मंगला, राधा बहुगुणा, CB सचदेवा, BL गुप्ता इत्यादि से भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप मेरे द्वारा समझाए गए कंसेप्ट्स को आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी ऑथर्स की बुक्स में दिए गए कंसेप्ट्स एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ वर्डिंग्स का डिफरेंस होता है। दोस्तों, हर एक टॉपिक को समझाने के समय हो सकता है मैं कुछ एडिशनल नोट्स को रेफ़र करूं। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए गए हैं, जिनका रेफरेंस मैंने संदीप गर्ग के अलावा दूसरे ऑथर से भी लिया है। तो चलिए दोस्तों, संदीप गर्ग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम टोटल 4 कंसेप्ट्स को समझेंगे। पहला स्टॉक एंड फ्लो, दूसरा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीसरा सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, और चौथा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। आज के वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स को समझेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपको रीज़न दे के बताना होगा कि दिया गया वेरिएबल स्टॉक है या फिर फ्लो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं संदीप गर्ग का 11th एडिशन को यूज़ करूँगा। अगर आप कोई और एडिशन यूज कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले हम स्टॉक और फ्लो की टेक्स्ट बुक में दी गई डेफिनेशन को समझें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। इस क्वेश्चन के आंसर में ही आपको स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशंस भी समझ आ जाएगी। हमारे सामने एक ये बाल्टी रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बाल्टी में कितना पानी है, तो आप तुरंत इसकी मार्किंग्स देख के मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना पानी है। यानी कि इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको कुछ टाइम वेट करना नहीं पड़ा। अब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी क्वांटिफाइबल मेजरमेंट हम बिना लेंथ ऑफ टाइम के मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट आपको आगे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब अगर मैं इस बाल्टी को खाली करता हूं और इसे एक टैप के नीचे रख देता हूं और टैप को चालू कर देता हूं, और अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि इस बाल्टी में कितना पानी है, तो अब आप इसका तुरंत जवाब नहीं दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको पानी की स्पीड का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता है कि इस पानी की स्पीड 10 सेकेंड्स में 10 लीटर है,
तो अब आपका जवाब होगा कि इस बाल्टी में 10 सेकंड्स के बाद 10 लीटर पानी होगा। यानी यहां आपको जवाब देने के लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ा है। अब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी क्वांटिफाइबल मेजरमेंट हम एक लेंथ ऑफ टाइम में ही कर सकते हैं, उन्हें हम फ्लो वेरिएबल्स कहते हैं। अगर आपको ये भी अभी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको ये वाला कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं वो फ्लो वेरिएबल होता है, और ऐसी कोई भी चीज जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं वो स्टॉक वेरिएबल होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये वेरिएबल क्या चीज होती है, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। आपने क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। हम किसी भी चीज को वेरिएबल कह सकते हैं अगर उसमें ये दो फीचर्स हों। पहला, हम उसको किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं जैसा कि लीटर, मीटर, किलोग्राम वगैरह, और दूसरा फीचर ये है कि वेरिएबल समय के साथ बदलता रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से किसी भी देश की पॉपुलेशन, अब क्या ये वेरिएबल होगी? आइए इसको हम वेरिएबल के दो फीचर्स पे मेजर करते हैं। अब वेरिएबल का पहला फीचर होता है कि हम उसे किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो अब हम पॉपुलेशन को नंबर्स में मेजर करते हैं। और वेरिएबल का दूसरा फीचर होता है कि वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो पॉपुलेशन भी हर मिनट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन जो हमारी देश की पॉपुलेशन होगी वो कल कुछ और होगी, नेक्स्ट वीक कुछ और होगी, नेक्स्ट मंथ कुछ और होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज की जाने वाली कई सारी इकोनॉमिक टर्म्स जैसे नेशनल इनकम, सेल्स, प्रोडक्शन, जीडीपी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि भी समय के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें भी वेरिएबल्स कहते हैं। हम इन सारे वेरिएबल्स को स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए अब हम स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स की फॉर्मल डेफिनेशंस को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक वेरिएबल को समझते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वो वेरिएबल जिन्हें हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। इसके अगेंस्ट फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured over a period of time, यानी कि फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे हम एक टाइम पीरियड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे मेजर करने के लिए हमें एक पल से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें तो जहाँ स्टॉक वेरिएबल एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय के एक पल में मेजर होते हैं, वहीं फ्लो वेरिएबल एक टाइम पीरियड यानी कि एक समय सीमा में ही मेजर किए जा सकते हैं। यहाँ हमें अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अब ये पीरियड ऑफ टाइम एक दिन या फिर एक महीना या फिर एक साल भी हो सकता है। अब अगर ये टाइम पीरियड एक दिन यानी कि 24 घंटे होगा तो इन 24 घंटों में से कोई भी सेकंड या मिनट इस टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और अगर ये टाइम पीरियड कोई महीना या फिर साल होगा तो उस महीने या साल का कोई भी एक दिन उस टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास अगस्त 2019 का कैलेंडर है। अब इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एक दिन हो सकता है, जैसा कि 15 अगस्त 2019। पर अगर हम इस कैलेंडर में एक से ज़्यादा दिनों को कंसिडर करें तो फिर वो टाइम पीरियड बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 20 से 25 अगस्त 6 दिनों का टाइम पीरियड बन जाएगा।
आइए स्टॉक और फ्लो के बीच के डिफरेंस को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी देश की पॉपुलेशन मिनट बाय मिनट चेंज होती रहती है। हर मिनट कहीं कोई पैदा होगा और कहीं कोई मरेगा, जिससे पॉपुलेशन का फिगर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब लेट्स से 1 जनवरी 2019 को हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ थी। अब यहाँ हमने पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि साल 2019 के एक पर्टिकुलर डे जो कि 1 जनवरी है उसमें कैलकुलेट किया है, इसीलिए पॉपुलेशन एक स्टॉक वेरिएबल होगा। अब साल 2019 के 365 दिनों में लेट से 2 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया और 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, यानी कि 1 जनवरी 2020 को अब हमारी देश की पॉपुलेशन 130 प्लस 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ यानी 131 करोड़ होगी। अब यहाँ क्योंकि हमने नंबर ऑफ बर्थ्स और नंबर ऑफ डेथ्स को 365 दिन या फिर 12 महीनों के टाइम पीरियड में मेजर किया है, इसीलिए ये दोनों वेरिएबल्स फ्लो वेरिएबल्स होंगे। आइए एक और एग्जांपल से ये डिफरेंस समझते हैं। अब लेट्स से 10 मार्च 2019 को मेरे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये का बैलेंस है। अब ये फिगर को जानने के लिए हमें किसी टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए बैंक डिपॉजिट्स या फिर बैंक बैलेंस भी एक स्टॉक वेरिएबल होगा। अब लेट्स से अगले 7 दिनों में मैंने इस अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कराए और 3,000 रुपये विड्रॉ किए, तो अब 7 दिनों के बाद यानी कि 17 मार्च 2019 को मेरे अकाउंट का बैलेंस हुआ 10,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000 यानी कि 12,000 रुपये। अब यहाँ क्योंकि हम बैंक बैलेंस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, भले ही वो 10 मार्च 2019 हो या फिर 17 मार्च 2019 हो, इसीलिए ये तो एक स्टॉक वेरिएबल हुआ, लेकिन विड्रॉल और डिपॉजिट हम 7 दिनों के टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों वेरिएबल्स फ्लो वेरिएबल्स होंगे। इसी तरह 31 दिसंबर 2018 को हमारे देश में कितने मकान होंगे, ये एक स्टॉक वेरिएबल होगा, क्योंकि हम इसे साल 2018 की पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर पूरे साल कितने घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ये एक फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि इस फिगर के लिए हमें 365 दिनों के टाइम पीरियड को कंसिडर करना होगा। अब क्योंकि स्टॉक वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी समय सीमा यानी कि टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक वेरिएबल्स टाइम डायमेंशनल नहीं होते हैं। इसके उलट क्योंकि फ्लो वेरिएबल्स एक टाइम पीरियड के अंदर ही कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें टाइम डायमेंशनल कह सकते हैं। यहाँ पे टाइम डायमेंशनल का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम यानी कि समय सीमा। आई होप अब आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बाल्टी वाला एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, स्टॉक और फ्लो के कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो संदीप गर्ग में दे रखे हैं। 31 जनवरी 2019 को एक गोडाउन में कितने गुड्स का स्टॉक रखा है, इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कोई टाइम पीरियड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए स्टॉक ऑफ गुड्स, जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, एक स्टॉक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसी तरह वेल्थ, कैपिटल, मनी सप्लाई भी स्टॉक वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं, जिन्हें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं। यहां पे कैपिटल का मतलब है कि एक इकॉनमी में एट अ टाइम कितने कैपिटल गुड्स हैं, जिन्हें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। इसी तरह एक इकॉनमी में कितनी मनी सप्लाई यानी कि कितनी करेंसी, बैंक डिपॉजिट्स इत्यादि हैं, इन्हें भी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं। ये मनी सप्लाई क्या होता है, इसे हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग में समझेंगे। आइए फ्लो वेरिएबल्स के अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019। अब यहाँ हम प्रोडक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम पूरे जनवरी महीने में हुई प्रोडक्शन यानी कि 30 दिन के टाइम पीरियड में हुई प्रोडक्शन को मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये एक फ्लो वेरिएबल है। बर्थ रेट इन द ईयर 2018। अब यहाँ हम पूरे 2018 यानी कि 365 दिनों के टाइम पीरियड में हुए बर्थ्स को मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। नेशनल इनकम इन द ईयर 2018। अब जिस तरह आपके घर में आपके पेरेंट्स द्वारा कमाई इनकम को आप एक महीने के टाइम पीरियड में मेजर करेंगे, उसी तरह नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश में कमाई इनकम को एक साल के टाइम पीरियड में मेजर करेंगे, इसलिए हम इसे भी फ्लो वेरिएबल कहेंगे। अब अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि दिए गए वेरिएबल्स जो कि प्रोडक्शन, बर्थ रेट और नेशनल इनकम है, इनके इमीडिएटली बाद या तो ड्यूरिंग या फिर इन लिखा हुआ है। ये फ्लो वेरिएबल्स को पहचानने की ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो फ्लो वेरिएबल है या फिर स्टॉक वेरिएबल, तो अगर उसके पीछे एज ऑन लिखा होगा तो वो स्टॉक वेरिएबल होगा, और अगर उसके पीछे ड्यूरिंग या फिर इन लिखा होगा तो फिर वो फ्लो वेरिएबल होगा। ये पॉइंट आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टॉक और फ्लो के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो संदीप गर्ग में नहीं दे रखे हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से कई वेरिएबल्स आपको अभी समझ नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन वेरिएबल्स का मतलब भी क्लियर हो जाएगा और ये स्टॉक या फ्लो वेरिएबल्स क्यों हैं ये भी समझ आ जाएगा। इनमें से कुछ वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन कि ये स्टॉक वेरिएबल या फिर फ्लो वेरिएबल क्यों हैं आपको इस वीडियो के अगले सेक्शन में मिल जाएगी। अब कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक वाटर टैंक के एग्जाम्पल से स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स में इंटरडिपेंडेंस को प्रूव करिए। इसके लिए आप संदीप गर्ग में दिए गए डायग्राम की जगह मेरे द्वारा बनाया गया डायग्राम यूज़ करिए जो इस इंटरडिपेंडेंस को बेटर एक्सप्लेन करता है। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, एक पानी की बकेट है जिसके अंदर एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा है। बकेट में कुछ होल्स हैं जिनसे ये पानी बाहर भी निकल रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं बकेट या टैंक में रखा जितना पानी है वो एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। और जो पानी पाइप से फ्लो कर रहा है और जो पानी बकेट से लीक भी हो रहा है वो दोनों फ्लो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम उसको एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। अब स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड कुछ इस तरह करते हैं। बकेट में जितना पानी रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पाइप से उसमें कितना पानी फ्लो कर रहा है, और बकेट से कितना पानी लीक करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बकेट में कितना पानी है। आई होप आपको इस डायग्राम से स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स के बीच की इंटरडिपेंडेंस समझ आ गई होगी। दोस्तों, मुझसे मेरे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किसी आइटम को कैसे पहचाना जाए कि वो स्टॉक वेरिएबल है या फिर फ्लो वेरिएबल। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप दिए गए वेरिएबल के पीछे एज ऑन लगा के उसे मेजर कर सकते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल होगा, और अगर आप उसके पीछे ड्यूरिंग या फिर इन लगा के उसे मेजर कर सकते हैं तो फिर वो फ्लो वेरिएबल होगा। इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अब ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसमें हम एज ऑन लगा के उसे मेजर कर सकते हैं वो एक स्टॉक वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। हम ओपनिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन कैलकुलेट करते हैं
जैसा कि एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज सो एंड सो। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर के लास्ट दिन पे कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि एज ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज सो एंड सो। यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ एज ऑन अटैच करते हैं, इसीलिए ये दोनों वेरिएबल्स स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह जिन वेरिएबल्स के पीछे हम ड्यूरिंग या फिर इन फिक्स करके उन्हें मेजर करते हैं, उन्हें हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हेडलाइन, यहाँ हम जीडीपी को 3 महीने के टाइम फ्रेम में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए जीडीपी एक फ्लो वेरिएबल है। या फिर ये हेडलाइन, यहाँ हम सितंबर 2019 के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को सितंबर 2018 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ हमने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को 1 महीने यानी 30 दिनों के टाइम पीरियड में कैलकुलेट किया है। आई होप आपको ये एज ऑन एंड ड्यूरिंग वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बेसिक रूल याद रखें कि 2 स्टॉक पॉइंट्स के बीच की मूवमेंट फ्लो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, पर चेंज इन कैपिटल जिसे हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं वो फ्लो वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक इकॉनमी में 2015 में 100 फैक्ट्रीज थी और 2019 में 150 फैक्ट्रीज, यानी कि 4 सालों में 50 नई फैक्ट्रीज बनी, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे 100 और 150 फैक्ट्रीज 2 स्टॉक पॉइंट्स हैं और उनके बीच की मूवमेंट यानी कि 50 फैक्ट्रीज का कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो वेरिएबल है। अगर आप स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स के एग्जांपल्स एक बार फिर से देखें तो आप पाएंगे कि कई सारे फ्लो वेरिएबल्स 2 स्टॉक पॉइंट्स के बीच की मूवमेंट ही होते हैं। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब कैपिटल स्टॉक एक स्टॉक वेरिएबल है, पर उसी कैपिटल स्टॉक का एडिशन जिसे हम इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, या फिर उसी कैपिटल स्टॉक का वियर एंड टियर जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, दोनों फ्लो वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों स्टॉक वेरिएबल्स हैं, पर उनका डिफरेंस जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। सेविंग या करंट अकाउंट का बैलेंस एक स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि हम इन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, पर उसमें होने वाला डिपॉजिट और विड्रॉल फ्लो वेरिएबल्स हैं क्योंकि इन्हें हम एक टाइम ड्यूरेशन में ही मेजर कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री एक स्टॉक वेरिएबल है, पर उसमें प्रोडक्शन द्वारा किया गया एडिशन या फिर सेल्स द्वारा किया गया सब्ट्रैक्शन फ्लो वेरिएबल हैं जिन्हें हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन भी एक स्टॉक वेरिएबल है, पर उसमें होने वाला एडिशन ड्यू टू बर्थ या उसमें होने वाला सब्ट्रैक्शन ड्यू टू डेथ दोनों फ्लो वेरिएबल्स हैं, यानी कि किन्हीं 2 स्टॉक पॉइंट्स के बीच की मूवमेंट को हम फ्लो वेरिएबल कहेंगे। अब अगर आपको मेरे ये दोनों पॉइंट समझ आ गए हों तो आप किसी भी वेरिएबल को बता सकते हैं कि वो स्टॉक है या फिर फ्लो। मुझे उम्मीद है आपको अब स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए इन दोनों के डिफरेंसेस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। मीनिंग, टाइम डायमेंशन और एग्जांपल्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बस एक पॉइंट समझाना बाकी है जो कि है नेचर ऑफ कंसेप्ट। स्टॉक वेरिएबल एक स्टैटिक कंसेप्ट है और फ्लो वेरिएबल एक डायनामिक कंसेप्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, और डायनामिक का मतलब होता है जिसमें चेंज हो, यानी जिसमें मूवमेंट हो। अब स्टॉक वेरिएबल्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि हम उन्हें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं, इसीलिए स्टॉक वेरिएबल्स एक स्टैटिक कंसेप्ट है। इसके उलट फ्लो वेरिएबल एक डायनामिक कंसेप्ट है क्योंकि उनमें मूवमेंट होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा स्टॉक एंड फ्लो का सेक्शन कंप्लीट होता है। आइए इस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैं अपने सभी ऑनलाइन दोस्तों को एक टिप देना चाहता हूँ। आप जब भी कोई टॉपिक को स्टडी करें तो साथ में उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें। इससे आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी है
उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम रेडी भी हो जाएंगे। मैं क्योंकि 2020 का एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के नंबरिंग आगे पीछे हो, पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम हॉट्स यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं लिख सकते हैं। जो कंसेप्ट्स आपने समझे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में इन सभी दिए गए वेरिएबल्स को स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स में क्लासिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते समय आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि ये वेरिएबल स्टॉक या फ्लो वेरिएबल्स क्यों हैं, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ आप बेसिक रूल याद रखिए, जो कि है स्टॉक वेरिएबल्स के पीछे एज ऑन लगता है और फ्लो वेरिएबल्स के पीछे ड्यूरिंग या फिर इन लगता है। चलिए देखते हैं कितने वेरिएबल्स पे ये रूल डायरेक्टली अप्लाई होता है। पहला वेरिएबल है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31/3/2018। यहाँ अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट का मतलब है बैंक बैलेंस। ये एक स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि आपके बैंक में कितना बैलेंस है इसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। अगला वेरिएबल है लॉसेस। अब इस किस्म के वेरिएबल्स जैसे कि प्रॉफिट, लॉस, सेल्स, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इत्यादि को हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। इसलिए ये सभी वेरिएबल्स फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। अगला है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018। यहाँ हम प्रोडक्शन को एक साल यानी कि 365 दिन के टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए ये एक फ्लो वेरिएबल होगा। आइटम नंबर 4 है प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये भी फ्लो वेरिएबल होगा। आइटम नंबर 5 है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ हम पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर दी गई डेट है, तो ये एक स्टॉक वेरिएबल हुआ। यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ एज ऑन दिया गया है, तो आप डायरेक्टली मेरे समझाए गए ट्रिक से ये बता सकते हैं कि ये एक स्टॉक वेरिएबल है। आइटम नंबर 6 है नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31/3/2018। अब यहाँ भी नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स के साथ एज ऑन दिया गया है, तो ये भी एक स्टॉक वेरिएबल है। इसका रीज़न भी यही है कि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, जो यहाँ पे दी गई डेट है। आइटम नंबर 7 है सेविंग्स। सेविंग्स को हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं, जैसा एक हफ्ता, महीना या साल, इसीलिए ये एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। आइटम नंबर 8 है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। हम नेशनल इनकम को पूरे एक साल के टाइम पीरियड में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ये एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। आइटम नंबर 9 है कैपिटल। हम कैपिटल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये एक स्टॉक वेरिएबल है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन पूछा जाए तो वो फिर एक फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि उसे हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। यानी कि कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल है, पर कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो वेरिएबल होगा। आइटम नंबर 10 है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड के साथ ड्यूरिंग लिखा गया है, इसीलिए ये फ्लो वेरिएबल है। इसका रीज़न ये है कि हम इस वेरिएबल को पूरे दिसंबर के महीने यानी 30 दिनों के टाइम पीरियड में ही मेजर कर रहे हैं। आइटम नंबर 11 है बैलेंस इन बैंक अकाउंट। ये एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि हम अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है रॉ मटेरियल्स इन अ गोडाउन एज ऑन 31 Jan 2019। अगेन यहाँ रॉ मटेरियल के बाद एज ऑन लिखा है, इसीलिए ये स्टॉक वेरिएबल है। रीज़न ये है कि क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, जो कि दी गई डेट है, इसीलिए ये एक स्टॉक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अगली आइटम है प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन को एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं, जैसा कि एक हफ्ता, महीना या साल,
इसीलिए ये एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। आइटम नंबर 14 है वेल्थ। कैपिटल की तरह वेल्थ को भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये भी स्टॉक वेरिएबल है। और फाइनली लास्ट आइटम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। जीडीपी नॉर्मली एक टाइम पीरियड जैसे कि एक क्वार्टर या फिर एक साल में मेजर किया जाता है, इसीलिए ये एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेड अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हमें स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स में डिफरेंस बताना है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। साथ में हमें ये बताना है कि नेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में कौन सा वेरिएबल स्टॉक है और कौन सा फ्लो। हमने अभी अभी ये स्टडी किया है कि कैपिटल स्टॉक एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि हम उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, जबकि कैपिटल में हुई एडिशन जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि उसे हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है कि हमें नेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को टैंक में गिरते पानी के एग्जाम्पल से कंपेयर करना है। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ये स्टडी किया है कि एक टैंक या बाल्टी में कितना पानी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना पानी आ रहा है। इसी तरह उस टैंक या बाल्टी से कितना पानी लीक कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस टैंक या बाल्टी में कितना पानी है। अब अगर हम टैंक में जमा पानी को कैपिटल माने और उसमें गिरते हुए पानी को नेट इन्वेस्टमेंट माने और इस टैंक को हम एक देश की पूरी इकॉनमी माने, तो हमें ये पता है कि एक इकॉनमी में कितनी कैपिटल होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस इकॉनमी में कितनी नेट इन्वेस्टमेंट होती है। जितनी ज़्यादा नेट इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा उस इकॉनमी में कैपिटल गुड्स का स्टॉक होगा, और जितना ज़्यादा उस इकॉनमी में कैपिटल गुड्स होंगे उतनी उस इकॉनमी की गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब जितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उस इकॉनमी की पर कैपिटा इनकम भी उतनी बढ़ेगी, जिससे अगेन उस इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। अब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए ज़्यादा कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे फिर से उस इकॉनमी की नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इस सर्कल को हम एक किस्म का वर्चुअस सर्कल कह सकते हैं, जिससे इस इकॉनमी की ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी और ये इकॉनमी एक इंडस्ट्रियल और प्रॉस्पेरस इकॉनमी कहलाएगी। आई होप आपको एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 11 स्टॉक एंड फ्लो पे बेस्ड हैं। ये तीनों सिंपल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सेक्शन है ट्रू और फॉल्स का। यहाँ आपको बताना है कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में आपको उसका रीज़न भी बताना है। अगर आप रीज़न नहीं बता पाते तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही आपका आंसर करेक्ट हो। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, जहाँ हमें दिया गया है कि नेशनल इनकम स्टॉक कंसेप्ट है। अब हमें यह बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल इनकम एक फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि हम उसे एक साल यानी कि 365 दिनों के टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, इसीलिए दी गई स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला सेक्शन है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस का। यहाँ हमें एक कॉलम में दिए गए आइटम्स को दूसरे कॉलम में दिए गए उनके करेक्ट आंसर से मैच करना है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ हमें बताना है कि नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ में से कौन सा वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल वेल्थ, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जबकि नेशनल इनकम को हम एक साल के टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। अब अगला सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है, जो कि है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। यहाँ आपको दी गई ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब यहाँ पे एक गुगली भी है, जिसे हम MRQ यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें दिए गए ऑप्शंस में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं, इसलिए अपने क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखें कि आपको MCQ आंसर करना है, जहाँ सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगी, या फिर MRQ जहाँ एक से ज़्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं।
यहाँ हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस फ्लो वेरिएबल नहीं है। यहाँ हम चारों ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर। अब नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर फ्लो वेरिएबल है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ बर्थ्स के साथ ड्यूरिंग लगा है और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ्स को हम एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल वेल्थ। अब नेशनल वेल्थ एक स्टॉक वेरिएबल है, इसीलिए इस क्वेश्चन का यही सही ऑप्शन है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल फ्लो वेरिएबल नहीं है, यानी कि कौन सा वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल है। पर आप सीधा इसको करेक्ट ऑप्शन मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना चले जाएं, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन निकले। अब ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है नेशनल इनकम, जो कि एक फ्लो वेरिएबल होगा क्योंकि हम उसको एक साल के टाइम पीरियड में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बैलेंस इन बैंक अकाउंट। अब बैलेंस इन बैंक अकाउंट एक स्टॉक वेरिएबल होगा, इसीलिए ये भी सही ऑप्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ओवरऑल सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें स्टॉक वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिए गए ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। अब ऑप्शन ए गलत है क्योंकि हम स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ द अबव गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही ऑप्शन है क्योंकि स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां हमें बताना है कि लॉसेस किस किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। अब ऑप्शन ए गलत है क्योंकि लॉसेस फ्लो वेरिएबल होते हैं, ना कि स्टॉक। ऑप्शन बी सही है, पर हमें बाकी दो ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहां हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वेरिएबल फ्लो वेरिएबल नहीं है। अब अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही फ्लो वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं क्योंकि हम इन्हें एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ हमें बताना है कि दिए गए वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल है। पहली ऑप्शन है वेल्थ। हम जानते हैं कि वेल्थ एक स्टॉक वेरिएबल है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है, पर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। बाकी तीनों ऑप्शंस यानी कि सेविंग्स, एक्सपोर्ट्स और प्रॉफिट्स तीनों ही फ्लो वेरिएबल हैं क्योंकि हम उन्हें एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए वेल्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ हमें बताना है कि दिए गए वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल फ्लो वेरिएबल होगा। अब ऑप्शन ए है डिपॉजिट्स इन अ बैंक। हम ये जानते हैं कि ये एक स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि हम इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कैपिटल, ये भी एक स्टॉक वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर डी है वेल्थ, ये भी एक स्टॉक वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर सी है डेप्रिसिएशन। अब हम जानते हैं कि भले ही कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल है, पर इसी कैपिटल का वियर एंड टियर, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक फ्लो वेरिएबल होगा क्योंकि हम इसे एक टाइम पीरियड में ही मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी डेप्रिसिएशन। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल है। अब अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी, सेविंग्स और प्रोडक्शन, दोनों ही फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं, इसीलिए ये दोनों ही गलत ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है और हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक फ्लो वेरिएबल है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया कैपिटल
और हम ये जानते हैं कि कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल। अगला सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नॉर्मली हमें एक या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में देना होता है। इनमें नॉर्मली डेफिनेशन इत्यादि पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 11 को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 2019 के बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ हमें फ्लो कंसेप्ट्स के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। आप इसमें नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, सेल्स, कैपिटल फॉर्मेशन कुछ भी लिख सकते हैं। अगला सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, जो कि 3 या 4 नंबर के होते हैं। इन्हें हमें नॉर्मली 60 से लेकर 70 वर्ड्स में आंसर करना होता है। स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बोर्ड का क्वेश्चन है मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल सेक्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, जो नॉर्मली 6 नंबर के होते हैं, जिन्हें हमें मैक्सिमम 100 वर्ड्स में आंसर करना होता है, पर इसके अंदर स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी पॉइंट में आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको क्लैरिफाई करूँगा। अगले वीडियो में हम संदीप गर्ग चैप्टर नंबर 1 के बाकी बचे सेक्शंस, जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।